अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदार से मुखातिब है। नाज़रीन, जो कल पेशावर के अंदर हुआ है उसने सोचने के तरीक़ेकार को बदल दिया है, उसने खेल को बदल दिया है, उसने कहानी के अंदर ट्विस्ट लेकर आया है और ये कहानी अब उलझ गई है। ये कहानी अब बहुत ज्यादा उलझ गई है। अब सिर्फ इस खबर का अंदाजा लगा लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो 10 तारीख को कोहाट के अंदर जा रहे हैं और कोहाट में एक अजीम शान जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ का 10 तारीख को स्वात के अंदर वर्कर कन्वेंशन है। शेर अफजल मरवत और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नहीं, हम स्वात के अंदर नहीं होंगे, बल्कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी का पीछा करते हुए हम भी कोहाट के अंदर जाएंगे, हम भी कोहाट में वर्कर कन्वेंशन करेंगे। शेर अफजल मरवत ये कहता है कि बिलावल अगर 5,000 बंदा लेकर आया तो हम 50,000 बंदा लेकर आएंगे, बिलावल 10,000 बंदा लेकर आया हम 2 लाख बंदा वहां पर लेकर आएंगे और पूरा कोहाट निकलेगा। लिहाजा कोहाट वो अखाड़ा बन गया है, एक मैदान है जो वहां पर 2 पिंडाल सजेंगे, वहां पर 2 लीडर खड़े होंगे, वहां पर 2 लोग गुफ्तगू करेंगे, एक के पीछे पूरी रियासत खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुकम्मल फैसिलिटीज दी जाएंगी, वहां का निगरान सेटअप उन्हें फैसिलिटेट करेगा, रास्ते खोले जाएंगे, रोटियां खिलाई जाएंगी, गाड़ियों का इंतजाम, बल्कि लोगों को लाकर वहां पर बिठाया जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और शेर अफजल मरवत है, रास्ते रोके जाएंगे, एफआईआर हैं, छापे, बंदे गिरफ्तार, बंदे उठाए जाएंगे, तमाम तरह रास्ते बंद किए जाएंगे और पुलिस लोगों को रोकेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प एक अखाड़ा, सियासी अखाड़ा कोहाट के अंदर सजने वाला है और ये कोहाट बहुत सारी चीजों का फैसला कर देगा। और ये कोहाट है बहुत बड़ा डर और खौफ बन गया है कि कोहाट के अंदर होने क्या वाला है। आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पल्स है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं, जो जुनून है, जज्बा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पछाड़ देंगे, वो आउट क्लास कर देंगे। अगर बिलावल को कोहाट के अंदर वो आउट क्लास कर देते हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि उसके बाद किसके कंट्रोल में अवाम या फिर ये डेमोक्रेसी रहेगी, किसके कंट्रोल में ये मामला या फिर इंतखाबात वाला जो सारा मामला है वो किस तरह से कंट्रोल में रहेगा। आप सिर्फ ये देख लें, गुज़श्ता दिन पेशावर के अंदर लोग निकले और ये बहुत मैसिव क्राउड था, बहुत तारीखी क्राउड पेशावर के अंदर निकला, लेकिन अचानक से वहां पर तैमूर सलीम झगड़ा निकल कर आ गए। अब ये तैमूर सलीम झगड़ा, इससे पहले एक तो फाइनेंस मिनिस्टर थे केपीके के, साथ साथ ये कि ये रूपोश है, एक लंबे अरसे से रूपोश अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं। तो वो जो छुपा हुआ कारकुन था तहरीक इंसाफ का, वो अचानक से इमर्ज हो गया, यानी वो छुपे हुए लोग अब बाहर आ रहे हैं। चूंकि अवाम निकलना शुरू हो गई है तो छुपे हुए जो रूपोश है, जो अंडरग्राउंड है, वो भी निकल कर आना शुरू हो गए। तो जो ही तैमूर सलीम झगड़ा बाहर आया, उसने तकरीर के उसने कहा सारे बढ़ गए, उसने कहा इलेक्शन के दिन का इंतजार करें, बाकी सारे बढ़ गए। उसके बाद रात को वजाद सईद खान साहब को तैमूर सलीम झगड़ा ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उसने ये कहा कि जनाब हमने तो अभी फील्डिंग ही नहीं लगाई, हम तो अभी सिर्फ ये मोहरे देख रहे हैं कि कौन सा मोहरा किधर रखा जा रहा है, हमने तो अपनी प्लानिंग ही नहीं जाहिर की, हमने तो अभी गेम शुरू ही नहीं की है। कप्तान तो अभी टॉस के ऊपर खड़ा है, वो तो पिच की असेसमेंट कर रहा है, ये तो गेम उसने शुरू ही नहीं की है। हमारे तो जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजीज है, वो आप देखेंगे। उसने कहा कि इन इंतखाबात से चंद दिन पहले या एक आधा वीक पहले हमारे जो जितने लोग हैं रूपोश हुए हैं अंडरग्राउंड, वो सारे निकल कर बाहर आ जाएंगे, वो सारे इमर्ज हो जाएंगे और उसके बाद आप रोक के दिखाएं, उसके बाद आप कंट्रोल करके दिखाएं, फिर उसके बाद उन्हें पकड़ कर दिखाएं। फिर अब तो तहरीक इंसाफ के पास ऐसा महसूस हो रहा है एक स्ट्रेटेजी है। सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान प्लान ए बी सी डी बना चुका है, 4 प्लान बनाकर वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और वो सही टाइम का इंतजार कर रहा है। इमरान खान के पास स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग ये है कि जाहिर है इन्होंने खान को तो बाहर करना है, इनके पास मंसूबा ये है कि इमरान खान को, यानी बिल्कुल तहरीक इंसाफ को डोरियां डाली जाए और मियां नवाज शरीफ के लिए सहूलतकारी करके उसे किसी ना किसी तरह से रेलिवेंट करके इंतखाबात जीते। रेलिवेंट करने से मुराद ये कि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल उठाकर उसे कंधों पे घुमाया जा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत कोई एक माहौल मुल्क के अंदर क्रिएट हो। खान ये कह रहा है कि उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि जो अपने 4 प्लान हैं उनके पास, वो आखिरी 15 दिनों में, यानी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते इंतखाबात से पहले, जो इंतखाबात का ऐलान हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए, 2 या 3 हफ्ते पहले इमरान खान अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी, अपना जो फाइनल प्लान है उसे अनलीश करेगा और उसके बाद वो टकराव की सूरत कैफियत में जाएगा। तो इमरान खान इसे 5 दिनों का जो टेस्ट मैच होता है उस तरह से प्लान कर रहा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो खान ये कह रहा है कि अभी हम डे 1 पे, अभी हम गेम की असेसमेंट नहीं कर सकते, अभी हम पिच को समझ रहे हैं, डे 2 पर भी हम नहीं बोलेंगे, डे 3 के ऊपर भी हम नहीं बोलेंगे, डे 4 के ऊपर आकर हम सरप्राइज करेंगे और एक ऐसा सरप्राइज होगा कि फिर चीजें उस तरह से कंट्रोल में नहीं रहेंगी। मैं देख रहा था सोहेल वड़ाई साहब गुज़श्ता रात प्रोग्राम में आए, अब वड़ाई साहब भी इसी तरह की बातचीत कर रहे हैं। सोहेल वड़ाई साहब जो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब है ये डिस्कशन पावर कॉरिडोर्स के अंदर हो रही है, ये अहम तरीन क्वार्टर्स के अंदर हो रही है। वड़ाई साहब क्या कहते हैं? वड़ाई साहब ये कहते हैं कि इस वक्त नून लीग अकेले भाग रही है, नून लीग के साथ कोई भी नहीं भाग रहा, नून लीग का कंपीटिटर ही कोई नहीं है, यानी खान अभी भाग ही नहीं रहा नून लीग के साथ, खान इनके साथ अभी रेस के अंदर शामिल ही नहीं है। लेकिन मसला यह है कि 10% चांस यह है कि अगर इलेक्शन वाले दिन फितरी तौर पर लोग निकल आए, यानी नेचुरली ऑर्गेनिकली लोग निकल आए, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर इलेक्शन वाले दिन वोटर निकल आया तो रिजल्ट किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि 10% की वजह से बहुत सारे लोग खौफजदा हैं, यह खदशा मौजूद है कि आजकल व्हाट्सएप का दौर है, खंबे को भी वोट पड़ सकता है। तो सोहेल वड़ाई साहब भी यही इशारा कर रहे हैं कि मसला यह है कि अगर
आखिरी दिन, एक दिन पहले या 2 दिन पहले पीटीआई के जो लीडर सारे अंडरग्राउंड है वो मर्ज हो जाते हैं, एक कैंपेन बन जाती है, लोग निकल आते हैं और इंतखाबात वाले दिन भी लोग निकल आते हैं और इतनी मैसिव तादाद में निकल आते हैं, जिस तरह खबर पख्तूनख्वा में निकले कि केपीके के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप रिगिंग कर लें, अगर आप बंदे बिठा लें जो ठप्पे लगाएं, ठप्पे लगाने वाले थक जाएंगे लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को आप नहीं हरा सकते। यानी पूरी रिगिंग करके इंतखाबात वाले पूरे दिन पूरा टाइम बंदा बैठकर अगर सिर्फ ठप्पे लगाता रहे, 30-40 हजार वोट अगर ठप्पों से डलवाए फिर भी पीटीआई को नहीं हरा सकते। यानी इतनी मैसी तादाद में लोग निकलने वाले, वो तमाम तर खवातीन, बच्चे, जवान, बूढ़े, हर बंदा वहां पर निकलेगा। तो इंतखाबात वाले दिन सोलवड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि 10% चांस है कि अगर इसी तरह का क्राउड निकल आता है तो फिर आप कंट्रोल कैसे करेंगे। अब डर की जो डर है, खौफ है, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, आप उसका अंदाजा लगा लें। एहतशाम अब्बासी साहब है जिनका मैंने इंटरव्यू किया इदारे सियासत 2 पीके के साथ, उस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि जब अदालत के अंदर खान आया तो खान इस तरह से चलता हुआ आया। यानी खान की जो अपनी पर्सनालिटी है, जो ग्रेस है, जिस तरह शेर की तरह सीना तान कर सर उठाकर वो चलता है, उस तरह से आया और टांग पर टांग रखकर खान ने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि बाजवे को भी बुलाएं, जनाब बाजवा साहब को भी यहां पर बुलाएं, उसके बाद ये मामला आगे जाएंगे और मैं आज आपको यहां पर बता रहा हूं कि जनाब हम जीतेंगे और हम पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अब जिस तरह से एहतशाम अब्बासी साहब जो बोल न्यूज के रिपोर्टर थे, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज बताई है, वो अब ये ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब उसके बाद से मुझे चैनल इंतजामिया और 3-4 अहम क्वार्टर से मुझे टेलीफोन कॉल आई और कॉल करके कहा कि तुम अपने बयान से मुकरो और मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है। बल्कि बोल इंतजामिया कह रही है हम तुम्हें निकाल देंगे ताकि तुमने ये जो बयान दिया, ये जो स्टेटमेंट दिया, ये सियासत डॉट पीके को इंटरव्यू दिया है, इससे तुम पीछे हट जाओ। और वो कह रहे हैं कि मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम ये कहो कि मैंने सिर्फ पीटीआई के लोगों को खुश करने के लिए ये बयान दिया है और ऐसी कोई बात नहीं है, लिहाजा मैं झूठ बोल रहा था और मैं अपनी खबर से पीछे हट रहा हूं। यानी डर और खौफ का ये आलम है कि खान क्या करता रहा कोर्ट के अंदर, उसको सिर्फ बाहर आकर एक जर्नलिस्ट ने, एक रिपोर्टर ने सिर्फ एक्सप्लेन किया, सिर्फ खान की बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया तो उसे अपनी नौकरी के लाले पड़ गए, उसे नौकरी से निकलवाने की अजवान को धमकियां दी जा रही हैं और बाकायदा से उसके ऊपर प्रेशर है, उसे बार बार कॉल्स आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि तुम्हें रात का वक्त तुम्हारे पास सोचने का, कल जाकर तुम या तो इस्तीफा अपना दो या तुम्हें फारिग कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, या फिर तुम ये कहो कि तुमने पीटीआई के लोगों को खुश करने के लिए किया है। यानी डर और खौफ का ये आलम है। बल्कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बोल ने 22 लोगों को निकाल दिया है, 22-23 लोगों को निकाल दिया। ये वो टाइम है जब इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबात के लिए आपको रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, कैमरामैन, डीएसएनजी ऑपरेट करने वाले आपको टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है, लेकिन बोल 22 लोगों को फारिग कर रहा है। इसलिए फारिग कर रहा है चूंकि रिपोर्टर जिधर भी जाता है, जर्नलिस्ट उनका जिधर भी जाता है, वो कहता है जनाब अवाम कुछ और कह रही है, आप मुझे कुछ और कह रहे हैं रिपोर्ट करने को, मैं कैसे ये रिपोर्ट कर सकता हूं। एंकर इमरान रियाज खान साहब ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप किसको वोट देंगे, ठीक है, और उस वोट के अंदर उन्होंने पीटीआई को शामिल नहीं किया, उन्होंने 3 जमातों को शामिल किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, पीपल्स पार्टी और नून लीग को। उसके बाद चौथा ऑप्शन उन्होंने रखा कि किसी को भी नहीं, यानी पीटीआई की जगह उन्होंने किसी को भी नहीं लिखा और वहां पर 93% वोट पड़ा है, 93% वोट पड़ा है जिन्होंने ये कहा कि जनाब हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे अगर इमरान खान या बल्ला नहीं होता। इमेजिन करें पॉपुलैरिटी का, इमेजिन करें अवाम किस तरफ खड़ी है, अवाम क्या डिसाइड कर रहे हो, अवाम क्या सारे फैसले कर चुकी है। अब एक और खबर है, और खबर यह है कि इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के 2 बंदे मजीद उठा लिए गए जिन्हें किसी अदालत में नहीं पेश किया गया, किसी जगह पर पेश नहीं किया गया, बल्कि वो अचानक से उन्हें गायब कर लिया गया है। अभी वही नौजवान है जो पीटीआई के पॉलिटिशियंस हैं और ये आने वाले टाइम में सामने आएंगे और तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे। अब इस दौरान ये अदालत के नाक के नीचे है, यहां से कुछ किलोमीटर पर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ किलोमीटर पर बैठी हुई है, लेकिन जजेस के नाक के नीचे से बंदे उठाए जाते हैं, उनके नाक के नीचे से बंदों को मारकर उनसे जो पॉलिटिकल लॉयल्टीज हैं वो चेंज करवाई जा रही हैं। लेकिन ना तो अदालतें बोल रही हैं, शायद काजी फाइज साहब के मामले ही कुछ हो रहे, बल्कि सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि काजी फाइज साहब की कॉल्स रिकॉर्डिंग हुई है, यानी वो कोई किसी पर कॉल पे बातचीत कर रहे थे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। तो अगर ऐसा तासुर दुरुस्त है और अगर ये बातें ठीक है तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जिस मुल्क के अंदर जजेस ब्लैकमेल हो रहे हो, जिस मुल्क के अंदर जजेस डरे हो, डरे हुए हो, जिस मुल्क के अंदर मुनसिफ डरे हुए हो, जिस मुल्क के अंदर मुनसिफ फैसला ना कर सके, उस मुल्क के अंदर बुनियादी हुकूक क्या होंगे और हुकूक कहां पर स्टैंड करेंगे। एक और खबर है, बिजली में 3 रुपए महंगाई तो की गई है, लेकिन डॉन न्यूज की खबर है कि तमाम तर डिस्कोस कंपनीज हैं, यानी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन्होंने ओवर बिलिंग की है। ओवर बिलिंग से मुराद यह है कि 30 दिनों का आपका बिल आता है, महीने के 30 दिनों का आपका बिल आता है, लेकिन उन्होंने ओवर बिलिंग की है, यानी कि 35 से 38 दिनों के बिल्स हम सबसे लिए हैं। 38 किसी से 40-45 दिनों का बिल उन्होंने लिया। एक महीने में दिन 30 होते हैं, हर महीने बिल आता है, लेकिन एक महीने का 40-40, 45-45 महीनों का, ये बकायदा से नेपरा ने अपनी इंक्वायरी करवाई है और उसके अंदर ये चीजें आई कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो 35-35, 40-40 दिनों का लोगों से बिल निकाल रही है। ये गरीब अवाम है, लेकिन इस अवाम के साथ देखिए, ये अवाम नहीं समझते, इन्हें कचरा इस मुल्क के अंदर लोगों को समझा जाता है और उन्हें कचरा समझकर डील किया जाता है। कैसे मुमकिन है कि जिस मुल्क के अंदर हुकूमत हो, जिस मुल्क के अंदर निजाम हो, मीडिया हो, वहां पर इस तरह से ओवर बिलिंग की जा सके।
خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.